हाउ डिड चाय अराइव इन इंडिया? दोस्तों, चाय हिंदुस्तानियों के लिए दिन की शुरुआत करने वाली एक जरूरत मात्र नहीं है। थिक और स्वीट ये ड्रिंक हिंदुस्तानियों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। किसी के लिए चाय मनोरंजन का माध्यम है, तो किसी के लिए रोजी रोटी। कुछ लोगों के लिए ये एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, तो कुछ के लिए चर्चा करने का बहाना। चाय आज गॉसिप कल्चर का भी एक पार्ट है और साथ ही एक हाउस होल्ड ट्रेडिशन भी। यानी दोस्तों, चाय हिंदुस्तान के सोशो कल्चरल और सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक का एक अभिन्न अंग है। खैर, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया पूरी दुनिया में टी का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जी हां, सिर्फ 2021 में ही इंडिया का टी प्रोडक्शन 13 लाख टन से भी अधिक था और इसका लगभग 90% इंडिया में ही कंज्यूम किया जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि चाय इंडिया के कल्चर में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसा लगता है मानो चाय और हिंदुस्तानियों का ये रिश्ता काफी गहरा है और अनंत काल से चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि हिंदुस्तान में चाय की लोकप्रियता मिड 19th सेंचुरी में हुई। आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इससे पहले इंडिया में सिर्फ कुछ जगहों पर टी को एक मेडिसिनल प्लांट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो आखिर क्या था सफर चाय का? किस तरह चाय हिंदुस्तान में आई? कैसे ये ड्रिंक इस मकाम तक पहुंची कि आज ज्यादातर लोग इसके बिना अपने दिन की कल्पना तक नहीं कर सकते? आइए चलते हैं चाय पे चर्चा पर, या ये कहें चाय की चर्चा पर, जहां हम आपको हिंदुस्तान की सबसे लोकप्रिय ड्रिंक यानी चाय के इतिहास के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिशर्स एंड टी। दोस्तों, इंडिया में चाय को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय ब्रिटिशर्स को जाता है। टी के साथ ब्रिटिशर्स का आमना सामना काफी लेट हुआ, जबकि चाइनीज इसको लगभग 2000 सालों से ड्रिंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। टी का पहला मेंशन मिलता है एक इंग्लिश डायरिस्ट सैमुअल पेपिस की ईयर 1600 की एक डायरी एंट्री में, जहां वो इसको चा मेंशन करते हुए बताते हैं, एक्सीलेंट एंड बाय ऑल फिजिशियंस अप्रूव्ड चाइना ड्रिंक। पेपिस अपनी डायरी में बताते हैं कि 1635 में इंग्लैंड में इसको 6 से 10 यूरो पर पाउंड के रेट पर बेचा जाता था। इतना हाई प्राइस होना शो करता है कि टी उस समय कितनी वैल्यूबल थी। इसके बाद 1662 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II ने जब पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से विवाह किया, तो उन्हें डाउरी में बॉम्बे आइलैंड के साथ साथ एक चाय से भरा संदूक भी मिला। इस बात से भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में टी की क्या अहमियत रही होगी। अब आते हैं 18th सेंचुरी में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड में एलीट्स का एक सेक्शन उभरने लगा था और उनके द्वारा टी और कॉफी जैसे बेवरेजेस की डिमांड बढ़ने लगी। खैर, इस दौरान इंग्लैंड में टी सप्लाई करने का जिम्मा ईस्ट इंडिया कंपनी पर था, जिसमें वो असफल हो रही थी, और इसका फायदा एक डच फर्म जे वूट एंड सन्स ने उठाया और वो टी को इंग्लैंड में स्मगल करने लगी। लेकिन ये टी क्वालिटी में चीप थी और जल्द ही इसको अनफिट फॉर यूज बताया जाने लगा, और इस तरह इंग्लैंड में अच्छी क्वालिटी की टी मिलना बंद हो गई और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जल्द ही इसका सॉल्यूशन ढूंढना था। दोस्तों, ये तो बात हुई ब्रिटिशर्स और उनके टी एक्सपोजर की। अब हम आते हैं सीधा इंडिया, जहां 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड इंक्रीज कर रही थी। आइए देखते हैं कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में चाय को इंट्रोड्यूस किया और उसे एक एक्सपोर्ट हब बनाया। टी इन इंडिया। दोस्तों, 18th सेंचुरी में बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया का कॉमर्स हब बनने लगा था। इस पीरियड में ब्रिटिशर्स के अलावा और भी यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड कर रही थी। इनमें से डच और पोर्चुगीज उभर कर आए, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की मोनोपोली को चैलेंज किया। बॉम्बे के कॉमर्स हब बनते ही इन्होंने भी अपना ट्रेड बढ़ाना शुरू कर दिया और इसी के चलते ब्रिटिशर्स और डच के बीच राइवलरी क्रिएट हो गई, जिसके कारण एंग्लो डच वॉर्स हुए। इन वॉर्स के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के रिसोर्सेज खत्म होने लगे और उनके पास सिल्वर की कमी होने लगी, जिससे वो चाइना से टी खरीदते थे। इसको काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ओपियम प्रोडक्शन शुरू किया और चाइना में उसको स्मगल करने लगे। ओपियम के बदले में वो अपना फेवरेट बेवरेज यानी टी एक्सचेंज में लाते रहे। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश टी कल्टीवेटर्स इंडिया में चाइनीज टी और टेक्निक्स को लाने के लिए उत्सुक थे।
क्योंकि यहां प्रोडक्शन करने से वो सेल्फ डिपेंडेंट रहते और उन्हें स्मगलिंग का सहारा नहीं लेना पड़ता। यही नहीं, वो इंडिया को टी का एक्सपोर्ट हब बनाते, जिससे उनका रेवेन्यू भी इंक्रीज होता। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ 1788 में, जब लंदन की द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ने टी सैपलिंग्स को चाइना से ट्रांसप्लांट करने का डिस्कशन शुरू किया। आपको बता दें कि इस ऑर्गेनाइजेशन को 1754 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस सोसाइटी का मोटिव था सोशल चैलेंजेस के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढना। खैर, इस रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की मदद से इंडिया में टी प्लांटेशन की रिसर्च शुरू हुई। सोसाइटी के एफर्ट्स के चलते एक स्कॉटिश जेंटलमैन रॉबर्ट ब्रूस ने यह डिस्कवर किया कि असम में पहले से ही टी प्रोडक्शन किया जा रहा था। असम के एक नोबलमैन मनीराम दीवान ने ब्रूस का परिचय असम की टी से करवाया। ब्रूस ने पाया कि असम की सिंगपो ट्राइब टी को ग्रो कर रही थी, जिसके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं थी। उन्हें यह भी पता चला कि यहां का वातावरण टी प्लांटेशन के लिए इफेक्टिव था, और इसी कारण रॉबर्ट ब्रूस ने 1824 में असम में टी प्लांटेशन को कमर्शियल स्केल में इंट्रोड्यूस किया। ये प्लांटेशंस धीरे धीरे पूरे असम और दार्जिलिंग रीजन में फैल गए। इसके बाद 1833 में ब्रिटेन द्वारा चार्टर एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना के साथ अपनी ट्रेड मोनोपोली को खो दिया, जिसके बाद 1834 में उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के अंडर में एक टी कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का काम था टी के कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग और ट्रेड पर नजर रखना। दोस्तों, चाइना से टी सीड्स और टेक्निक्स को लाने की एक कोशिश 1834 में भी हुई। जार्डीन मैथेसन नाम की एक ब्रिटिश फर्म ने अपने 2 ऑफिसर्स चार्ल्स गुड्सलैफ और जॉर्ज गॉर्डन को चाइना भेजा, जहां से उनको सैंपल्स और टेक्निक्स सीखने को कहा गया। हालांकि यह मिशन कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके 10 साल बाद एक स्कॉटिश हॉर्टिकल्चरिस्ट रॉबर्ट फॉर्च्यून चाइना जाते हैं। उनका मकसद था वहां के टी प्लांटेशंस का सैंपल लेना और स्टडी करना। वापस ब्रिटेन आने के बाद उनकी स्टडीज और फाइंडिंग्स से इंप्रेस होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉर्च्यून को रिक्रूट किया। उनको ग्रेट ब्रिटिश टी हाइस्ट यानी चोरी करने का मिशन दिया गया। इसका मतलब उनको चाइना से टी सैंपल्स स्मगल करना था। फॉर्च्यून ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उनको टी के अलावा और भी बोटैनिकल यानी वनस्पतियों के सैंपल्स लाने का काम दिया गया। कौन जानता था कि फॉर्च्यून जल्द ही ब्रिटेन की टी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। आइए सबसे पहले फॉर्च्यून के मिशन द ग्रेट टी रॉबरी के बारे में विस्तार से जानते हैं। द ग्रेट टी रॉबरी। दोस्तों, 1848 में फॉर्च्यून ने चाइना में एंटर किया। एक चाइनीज पर्सन के वेशभूषा में वो अपने एक सर्वेंट के साथ वहां गए थे और सबसे पहले उन्होंने वुई शान की वादियों की एक टी फैक्ट्री को विजिट किया। फिर वहां से जेजियांग और आनहुई के टी प्लांटेशंस में उनका जाना हुआ। यह पूरा एक्सपीडिशन 3 महीने का रहा। 1849 में उन्होंने कंपनी को इन्फॉर्म किया कि वो अपने साथ टी की सीड्स और छोटे पौधों को बड़ी मात्रा में लाने में सफल रहे हैं। इन सैंपल्स को जल्द ही हांगकांग से होते हुए कैलकाटा ले जाया गया, जिसमें टोटल 13,000 प्लांट सैंपल्स और लगभग 10,000 सीड्स थे। इनको ग्लास बॉटल्स में भरकर रॉबर्ट ब्रूस ने इंडिया स्मगल करवाया। इन्हीं नए प्लांट्स की मदद से ब्रिटिश प्लांटर्स ने ईस्टर्न इंडिया में होम ब्रेड टी यानी घर में उपजी चाय को फैला दिया और जल्द ही विक्टोरियन यानी ब्रिटिश टी इंडस्ट्री में बूम आ गया। और दोस्तों, इस तरह इंडिया में वाइड स्केल पर टी का इंट्रोडक्शन हुआ। आइए अब जानते हैं कि इंडियन टी किस तरह पूरी दुनिया में फेमस हुई। इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ इंडियन टी। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, फॉर्च्यून की रॉबरी के पहले भी जार्डीन मैथेसन नाम की एक फर्म ने एक मिशन चाइना भेजा था। इस फर्म ने 1834 के बाद ही छोटे स्केल पर असम में टी प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, जिसके बाद 1838 में पहली बार इंडिया में प्रोड्यूस हुई टी को ब्रिटेन शिप किया गया। 1853 तक इंडियन टी प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि फ्रेजर्स मैगजीन ने चाइना की बजाय इंडिया को नेचुरल होम ऑफ द टी प्लांट बोला। और 1888 तक टोटल ब्रिटिश टी इंपोर्ट्स में इंडियन टी का शेयर चाइना से भी ज्यादा हो गया। 1880s में इंडियन टी ने लंदन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के कई और पार्ट्स में मार्केट को कैप्चर कर लिया, मानो जैसे इंडियन टी ने इनको कॉलोनाइज कर लिया हो।
इसके अलावा 1881 में लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में पहला द इंडियन टी स्टोर खुला। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के इंटरनल मार्केट की बात करें तो 1878 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे शुरू होने के बाद टी का मार्केट और बढ़ने लगा। 1901 तक इंडिया टी का एक बड़ा मार्केट बन गया था और 1903 में एक टी सेस बिल भी पास किया गया। इस सेस का इस्तेमाल इंडिया और पूरी दुनिया में टी के प्रमोशन के लिए किया जाना था। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल यह उठता है कि आखिर ये चाय हिंदुस्तान की आम जनता में कैसे प्रसिद्ध हुई? आइए जानते हैं। हाउ डिड चाय बिकम पॉपुलर अमंगस्ट इंडियंस? दोस्तों, इंडियन जनता में टी की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वॉर I खत्म होने के बाद बढ़ना शुरू हुई। इंडियन और यूरेशियन वेंडर्स ने स्टोव्स और केटल्स के साथ चाय को बंगाल, पंजाब और फ्रंटियर प्रोविंसेस के रेलवे स्टेशंस पर बेचना शुरू किया। उस समय रेलवेज ट्रांसपोर्ट का सबसे पॉपुलर मीडियम थी। इसको आम जनता बड़े पैमाने पर यूज करती थी, इसलिए चाय भी लोगों की नजर में आने लगी। इसके अलावा चाय को पॉपुलर बनाने के लिए इंडियन लैंग्वेजेस में टी रेसिपीज के बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स देश भर में लगाए गए, जिसने चाय को और भी पॉपुलर बना दिया। दोस्तों, इस समय तक चाय को सिर्फ ब्लैक टी की तरह बनाया जाता था। कुछ वेंडर्स ने इसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की और ब्लैक टी में मिल्क को मिलाना शुरू किया गया, जो लोगों को पसंद भी आने लगा। कुछ समय बाद ये चाय एक हाइब्रिड बेवरेज बन गई, जिसमें मिल्क और शुगर को बड़ी मात्रा में मिलाया जाने लगा। इस तरह से 1930s तक इंडिया न सिर्फ ब्रिटिश पैकेज्ड टी की फैक्ट्री बना, बल्कि मार्केट भी बन गया। और 21st सेंचुरी तक इंडिया अपने टोटल प्रोडक्शन का 70% टी खुद ही कंज्यूम करने लगा। और इस तरह चाय की इस चर्चा का भी अंत होता है। हम इंडियंस आज इस ड्रिंक का आनंद लेते हुए इस बात से अनजान हैं कि कैसे एक स्कॉटिश आदमी ने आज से लगभग 170 साल पहले इस सबसे लोकप्रिय ड्रिंक को हमें गिफ्ट के रूप में दिया था।